नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिश्तों का कत्ल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। जी हां, सही सुना आप सभी ने, रिश्तों का कत्ल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए पूरी वारदात। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की दर्दनाक रूप से हत्या कर डाली। उसके शव को पलंग में छिपा कर रखा। शव को छिपाने के बाद वो फरार हो गया। बीते सोमवार को नालासोपारा के विजयनगर इलाके के एक फ्लैट में से जब अंदर कमरे में दुर्गंध आने लगी और पड़ोसियों को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पहले कमरे में तलाशी ली लेकिन शव नहीं मिला। महिला का जो शत विशत शव है उसको देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने कहा कि नालासोपारा के विजयनगर इलाके के एक फ्लैट में पीड़िता मेघा शाह का शत विशत शव बरामद किया गया। पालघर की तुलिज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। उसका लिव इन पार्टनर हार्दिक, जो 2 दिनों से लापता था, वो भी पकड़ा गया। आगे की जांच जारी है। दिल्ली की बात अब करें, जो कि अभी ताजा मामला है दिल्ली का। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे साहिल गहलोत और निक्की के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों का गोवा जाने का प्लान था, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले ही साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर डाली। घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन अब साहिल जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने एक बंद पड़े ढाबे से निक्की के शव को बरामद किया। हम आपको दिल्ली के निक्की मर्डर केस की पूरी थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे 2018 में हुई दोस्ती का अंजाम मर्डर तक जा पहुंचा। बात जनवरी 2018 की है। साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहां हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव भी डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल की तैयारी करने पहुंची थी। दोनों उत्तम नगर में एक ही बस में अपनी अपनी कोचिंग में जाया करते थे। तभी दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। 1 महीने बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में डिफामा में एडमिशन लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज से बीए में एडमिशन ले लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, कई ऐसी जगहों पर साथ साथ घूमने भी गए थे। उसके बाद जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तब दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन उसके बाद वापस जब वो लौटे तो फिर से दोनों लिव इन में रहने लगे। आरोपी साहिल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे थे। साहिल ने हामी भी भर दी। दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय की गई। अब तक साहिल की शादी से निक्की अनजान थी, लेकिन जैसे ही निक्की को साहिल की शादी की बात पता चली तो वो बिखर गई। इसी बात को लेकर निक्की और साहिल को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने शादी से पहले गोवा भागने का प्लान भी बनाया। निक्की ने 9 फरवरी को टिकट भी बुक किए थे। दोनों ने साथ में आत्महत्या का भी प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने आखिरी समय पर गोवा जाने से इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक निक्की ने साहिल पर केस करने की धमकी दी, जिसके बाद 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट हुई। इसके बाद निक्की ने उसे अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया। साहिल ने निक्की को अपनी कार में बिठाया। दोनों कार में निकले और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। निक्की लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी ना करने की बात कह रही थी। वो साहिल को उसके साथ गोवा जाने के लिए भी मना रही थी, लेकिन साहिल ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ और साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या करने का मन बना लिया। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल ने मोबाइल डेटा केबल की जो तार होती है
उससे निक्की का गला घोट दिया। इसके बाद वो निक्की के शव को लेकर मित्राओं गांव पहुंचा, जहां पर उसका ढाबा था। ढाबा काफी दिनों से बंद पड़ा था। ऐसे में उसने सोचा कि निक्की के शव को वो ढाबे में रखेगा, जो उसमें फ्रिज है उसमें छिपाने का उसने फैसला किया। साहिल ने निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के बाद साहिल ने शाम को दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने घर वालों की मर्जी से 10 दिसंबर को शादी कर ली। साहिल ने 4 दिन तक निक्की के शव को फ्रिज में छुपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। दूसरी तरफ निक्की के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई दी गई थी। जांच में पुलिस का शक साहिल पर जा पहुंचा। जब पुलिस ने उसको फोन ट्राई किया तो उसका फोन बंद मिला। फिर पुलिस उसके घर पहुंची तो वो वहां भी मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली के खैरगांव से गिरफ्तार कर लिया। बाबा हरिदास नगर में हुई इस घटना की तुलना दिल्ली के श्रद्धा केस से की जा रही है, जहां श्रद्धा के प्रेमी आफ्ताब पर उसकी हत्या का आरोप है। श्रद्धा और आफ्ताब भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पिछले साल 18 मई को दोनों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफ्ताब ने शव के 35 टुकड़े कर दिए। उसने शव के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। इसमें उसने श्रद्धा के शवों को टुकड़ों में रख दिया। इसके बाद वो रोज रात को मेहरौली के जंगलों में शव के एक टुकड़े को फेंकने के लिए जाता था। तो देखिए किस तरह से रिश्तों का कत्ल हो रहा है। जो प्रेमी रिश्ते हैं वो क्यों आखिरकार प्रेम के अंजाम पर ना पहुंचकर कत्ल तक पहुंच रहे हैं। संवेदना आखिरकार कहां खत्म हो गई। एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं वो बड़ा सवाल। सामाजिक मनोदशा किस तरह से जो प्यार करने वाले शख्स हैं वो एक दूसरे के हत्या के लिए आतुर हो जाते हैं, किस तरह से वो आरोपी बन जाते हैं। आज का पूरा विषय उसी को लेकर है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह, क्या ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स इस तरह का कदम उठाता है। प्रेम के रिश्तों में आखिरकार इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही हैं। साथ ही यहां पर सवाल ये भी है कि आखिरकार इसमें समाज कहां पर जा रहा है। सामाजिक ताना बाना आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हमारे जो प्रेमी रिश्ते हैं उनकी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप की खासकर बात करें तो वो कितने सार्थक हैं, कितने चल पा रहे हैं, और इसमें जो पेरेंट्स की भूमिका, जो समाज की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, वो आखिरकार कैसा है। चलिए हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ बरखा त्रेहान जी, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत स्वागत है बरखा जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ निशा खन्ना, मनोवैज्ञानिक, रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ ही समय में मौमिता चटर्जी भी मनोवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ जाएंगी। सभी से चर्चा हम करेंगे। शुरुआत बरखा त्रेहान जी आप ही से करते हैं। जिस तरह से एक के बाद एक प्रेमी रिश्तों का कत्ल हो रहा है, आपस में जिस तरह से जो रिश्ता होना चाहिए, जो प्रेम से जिसकी शुरुआत होती है, उसका अंजाम हम देख रहे हैं किस तरह से हत्या, और सिर्फ हत्या ही नहीं, बर्बरता के साथ हत्या। किस तरह से आप इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के केसेस को देख रही हैं। कल ही दिल्ली से एक और जो घटना हुई है उसके बाद फिर से प्रेमी रिश्तों को लेकर सवाल उत्पन्न हो गया है। जी, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बहुत, और देखा जा रहा है कि कहीं लड़कियां हैं, कहीं लड़के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही लिविंग में पकड़े हैं। कई बार लड़कों को अटैक हो जाता है, तो घटनाएं तो बहुत बढ़ती जाती है, क्योंकि पता है कि लॉ जो है वो बहुत ही लीगल है। बरसों केस चलता है, होता तो कुछ भी नहीं है। निकिता तोमर का केस, जहां डे लाइट में वीडियो था, सब कुछ क्या हो गया। क्या अभी आप आफ्ताब वाला केस देखते हैं, 35 टुकड़े की केस में रखा, क्या क्या हुआ। अभी तिहाड़ जेल में आज में लॉ की किताबें मंगवाई थी, और कितने शातिर तरीके के साथ मर्डर किया। लेकिन कोई बाल भी बाका हो पाया। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आफ्ताब को कभी भी फांसी नहीं होगी, सिर्फ लिपापोती की बचाया जाता है। ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है,
इनको एक केस बहुत दिलचस्पी हो, दूसरे में बिल्कुल नहीं होती। ये सिलेक्टिव आउटरीच तक रहेगा, महिलाओं को मुख्य खासकर पॉलिटिक्स होती है। बरखा जी, आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशा जी, मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम समझें तो प्रेमी रिश्तों में क्यों इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, और खास तौर पर अगर हम जिक्र करें लिव इन रिलेशनशिप का, जो कि चलन में है बहुत लंबे समय से, लेकिन अक्सर लिव इन रिलेशनशिप जो रिश्ता होता है उसका अंजाम इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक क्यों पहुंच जाता है? इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी लेने की जो बात आती है, जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है? देखिए, मोस्टली ऐसा होता है लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग जाते हैं, और मोस्टली एक तो यंग जनरेशन में लोग जाते हैं जब वो उम्र में छोटे होते हैं और उनकी समझ इतनी नहीं होती। और मेजरली अगर आप देखा जाए तो लिव इन में साथ रहने का जो मकसद होता है, उनकी मेजरली नीड जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आप फिजिकल रिक्वायरमेंट्स या फिजिकल नीड्स के बेसिस पर कोई रिश्ता बनाते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। और जब हम साथ रहते हैं तो फिर आपकी डेली रूटीन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो पैसे से लेकर हो, मनी रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी घर को संभालने की बात हो, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट की बात हो, फ्यूचर लाइफ की बात हो, तो रिश्तों की बात हो, समाज की बात हो, तो बहुत सारे और चीजें साथ में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो सिर्फ हमें क्या बोलते हैं, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का दिखता है। जब वो दोनों प्यार में होते हैं उस वक्त वो इस तरह की प्रैक्टिकल इश्यूज को नहीं सोचते। कहते हैं 6 महीने बाद प्यार घर के गेट के बाहर आ जाता है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, जहां आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकल में बिजली का बिल भी भरना पड़ता है, प्रैक्टिकल में किराया भी देना पड़ता है, प्रैक्टिकल में पैसा भी कमाना पड़ता है। घर में जब आप थके आते हैं तो कई बार अगर आपके लिए खाना बनाने के लिए कोई नहीं, तो जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है, जब रिश्तों की बात आती है, तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका एक अपना प्रेशर होता है। दूसरा, जब हम साथ रहते हैं तो बहुत सारे लोगों की हमें बहुत सारी आदतें नापसंद होती है। प्यार जब होता है वो फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, आपका इन्फेचुएशन हो गया, बट जब हम साथ रहते हैं तो उसकी बहुत सारी आदतें हमें पसंद नहीं होती और नापसंद होती हैं। तो कई बार हम उस नापसंद को अंदर ही अंदर इग्नोर या दबाई की कोशिश करते हैं। मुझे ये तुम्हारी ये हैबिट नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट। देखिए, समझौते ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, ये एक सच्चाई है। और अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद है तो हम खुले तौर से उस पर बैठकर बात कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेट करना। अगर आपको सामने वाले की कोई चीज नहीं पसंद है, क्या हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। तो क्योंकि सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी जिसे बोलते हैं एक शब्द, इनकम्पैटिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। डेफिनेटली थर्ड, हम पर्सनालिटी के ट्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एक इंसान की फितरत, अगर एक फितरत इंसान की है मारने की, एक इंसान की फितरत है उससे बदला लेने की, एक इंसान की इंटीग्रिटी अपने आप में वो डिसऑनेस्ट है, तो अगर ये सारे उसके फितरत के ट्रेट्स हैं किसी भी इंसान के, तो डेफिनेटली वो मेजर रोल प्ले करेंगे पर्सनालिटी के। और साथ ही साथ जब आप समय चलते अपनी इमोशंस को अच्छे से एड्रेस नहीं करते हैं, अपनी नीड्स को एड्रेस नहीं करते हैं, तो बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस पैदा हो जाती हैं। जैसे बहुत बार होता है आवेश में आकर लोग मर्डर कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी इमोशंस को दबाया या इग्नोर किया। और जब वो एक दबाना और इग्नोर करना एक लंबे समय तक हो जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें खुलकर बाहर आती हैं और सामने आती हैं। तो मेरा अभी भी ये कहना है आपके माध्यम से, अगर हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो एक तो लॉन्ग टर्म सोच के जाए हम इस रिश्ते में क्यों जा रहे हैं। कई बार सिर्फ मेट्रो सिटीज में स्पेशली लोग जो लिव इन में जाते हैं वो फाइनेंशियल और फिजिकल नीड्स के चक्कर में जाते हैं जी। शादी या प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामने वाला के आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें। अच्छाइयों और बुराइयों एक पैकेज के साथ इंसान आता है, उसके अच्छे ट्रेड्स भी आते हैं, बुरे ट्रेड्स भी आते हैं, बट कुछ चीजें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती पर्सनैलिटी में। जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पर मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वहां आपको समझ में आता है यहाँ ये बात आगे बढ़ सकती है रिश्ते में और यहाँ नहीं। तो मुझे लगता है अगर आप लिव इन में भी रह रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको प्यार हो गया और आपने लिव इन में रह लिया, आप वापस से कदम नहीं ले सकते। अगर आप कैसे भी किसी भी रिश्ते में हैं जहां आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी हम उस आइडेंटिफाई करें। अगर हम अलग हो सकते हैं तो क्यों ना एक खूबसूरत रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दिया जाए। लड़ाई झगड़े की बजाय या फिजिकल वायलेंस की बजाय
अगर हम ये सोचे कि हम आराम से सामने वाले को जाने देंगे और हम भी निकल जाएंगे, इससे सामने वाले की भी लाइफ अच्छी रहेगी और दूसरे की भी। क्या है, मेरे ख्याल से हम प्रेशर में आकर रिश्तों को सिर्फ जोड़ने पर जोर नहीं दें। अगर हम अनकंफर्टेबल है, एक्सेप्ट करें ये हमारा अनकंफर्टेबल है और नॉन नेगोशिएबल है, या हम नहीं नेगोशिएट कर सकते, हम सामने वाले को माफ नहीं कर सकते या सामने वाले कोशिश करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज या कुछ अलग तरीकों से उसमें सुधार लाने की भी कोशिशें की जा सकती है, तभी आगे जो रिश्ते हैं वो चलते हैं। मौमिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मौमिता जी, सोसाइटी की अगर हम बात करें, लिव इन रिलेशनशिप कितने सार्थक हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू देखें कि माता पिता की जो भूमिका रहती है, पेरेंट्स की भूमिका, वो कितनी अहम रहती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप होते हैं वो अक्सर छिपके होते हैं। पेरेंट्स को कई बार चीजों का नहीं पता होता। श्रद्धा केस में भी हमने देखा कि बहुत लंबे टाइम तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था। तो जब किसी दूसरे शख्स को ये पता है कि पेरेंट्स से या सोसाइटी से वो शख्स कटा हुआ है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं का होना और ज्यादा हो जाता है, इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हो जाती हैं ऐसे में। देखिए, इंडिया में पेरेंट्स इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि आप उनको कहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। और लड़कों के लिए शायद 1% वो इस फैक्ट को इग्नोर भी कर दे। और अभी भी जनरली लड़कियों के मामले में ऐसा बहुत रेयर है कि कोई पेरेंट्स इजीली राजी हो जाए, क्योंकि सोसाइटी बहुत मैटर करती है हम लोगों के लिए, राइट? हेलो जी, आवाज आ रही है ममता जी? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोसाइटी में जो ये हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, इस हिसाब से फिर वो सोचते हैं कि अगर हमारी बेटी लिव इन रिलेशन में जाएगी, और क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है शादी के लिए, तो शायद अगर ये लड़का मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा जिसके साथ वो लिव इन कर रही है, तब शायद मेरी बेटी से कोई भी शादी ना करे। बिल्कुल। तो ये सारी बातें होने की वजह से पेरेंट्स को क्या करना होता है, पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम है इसमें मौमिता जी? ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि भाई पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, नहीं मानेंगे, ये तो बात किसी से छिपी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे देखिए, हमारे समाज में और एक चीज है, यहाँ पे लड़कों को कभी हम नहीं पूछते हैं कि आप वर्जिन है शादी से पहले, बट लड़कियों के मामले में ये डिमांड रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है ससुराल वालों की और अधिकतर लड़कों की भी। ठीक है, हमारा देश सिर्फ अर्बन नहीं है, हमारे देश में गांव भी है, बहुत जगह बहुत सारे क्षेत्र है। तो कई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटे की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, वो बहुत मतलब कूल है इस बारे में, बट शादी के लिए उनको अगर पता चले लड़की का कोई बॉयफ्रेंड रहा है या नहीं, तो वो फटाफट लड़की के चरित्र पे सवाल उठा देते हैं। तो ये सारी बातों के चलते लिव इन रिलेशन बच्चे छुपाते हैं। पेरेंट्स जो बहुत दूर रहते हैं, बच्चे शहर आए हुए हैं पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, पेरेंट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो कि कोई शहर में जाके बच्चे क्या कर रहे हैं जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और लिव इन रिलेशनशिप इसलिए बढ़ रही है कि लोग शादी से भी घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, रिश्तों में नहीं रहना चाहते, जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। लोग कहते हैं कि शादी झंझट है, रह के देख लेते हैं कि इसके साथ निभेगी या नहीं निभेगी, कि बाद में पता चले शादी, और शादी से भी बड़ी मुसीबत है डिवोर्स का प्रोसेस। आप समझ रहे हो, डिवोर्स का प्रोसेस से बचने के लिए लोग शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं कि यार अगर शादी गलत लग गई, मतलब गैम्बल जैसी हो गई है कि अगर सही नहीं मिली लाइफ पार्टनर तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर डिवोर्स लेने जाओ तो एलिमनी देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए लोग शादी से भी कतरा रहे हैं, ये जनरेशन शादी से कतरा रही है। बिल्कुल, समाज की सच्चाई है ये, और उसी की वजह से इस तरह की हत्याएं, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
बरखा जी, अब इसमें सबसे अहम यह है कि हत्या कर देना और हत्या के बाद जिस तरह की दरिंदगी की जा रही है, जिस तरह से अमानवीयता दिखाई जा रही है, वो अपने आप में एक सोसाइटी का एक चेहरा दिख रहा है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग है, आप किस तरह से एक महिला को देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है या आपको कोई मना कर रहा है किसी रिश्ते में ना जाने के लिए, तो आप उसकी हत्या कर दो। और सिर्फ हत्या ही नहीं, सबूतों को कैसे मिटाना है, कैसे उस हत्या के बाद आपको बचना है, इन सब का प्लान, इस सब की प्लानिंग की जा रही है। ये बहुत बड़ी घटना इस वक्त हमारी सोसाइटी पर सामने आ रही है, जिस पर हमें चिंता करनी है, जिस पर हमें चर्चा करनी है। क्या इस वक्त आपको लग रहा है किस दिशा में ये सोसाइटी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैडम पहले मेरे से बोल रही थी, उन्होंने बोला कि लिव इन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एलिमनी देनी पड़ती है बाद में अगर शादी कर लो। तो मैं ये बता दूं कि जो प्रोलॉन्ग लिव इन होता है दैट इज इक्वल टू मैरिज ओनली, वहां पे भी बहुत कुछ देना पड़ता है। तो ये गलत बात है। यहाँ पर ये लिव इन इतने केसेस इतने बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग जो है वेस्ट को कॉपी करते हैं, एप करते हैं वेस्ट को। तो वेस्ट में ये सब प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो हमारे को हमेशा आदत है कि हम वेस्ट को एप करें। जबकि जो विवाह का बंधन बनता है उसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, बहुत कुछ होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनमें गड़बड़ी नहीं होती या उनमें मर्डर्स नहीं होते, उसमें भी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, उनके साथ रहते हैं आप, हमारे संस्कार, हमारे कुछ तो हमारे पास होते हैं। जहां पर लिव इन में तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं होता आप किस रिलीजन के बंदे के साथ रह रहे हो, किस कास्ट के, या क्या काम वो करता है, कुछ भी नहीं। आजकल सब कुछ फेक, इतना फेक जमाना है कि हर चीज, आइडेंटिटी अपनी छुपा ली जाती है, हर चीज को छुपाया जाता है, अपनी सैलरी तक छुपाई जाती है, अपनी ऑक्यूपेशन, अपना हर चीज छुपाई, अपना फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ तक कि पहले शादी हुई होगी वो भी छुपा ली जाती है। और ये मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। पहले 2-3 शादियां हुई होती हैं और फिर लिव इन में रह रही होती हैं। ये बरकत जी, तो ऐसे में जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर हो, फरेब पर हो, धोखे के साथ हो, वो रिश्ते कैसे आगे चल पाएंगे? उसका अंजाम तो यही होना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब आपके सवाल का जवाब अब शुरू होता है, जो आपने कहा कि ये क्यों होता जा रहा, बढ़ते क्यों जा रहे हैं ये जो मर्डर्स हैं, और ये कितने भयानक हैं, कितनी बेदर्दी से मारा गया। 35 टुकड़े जैसे अपने श्रद्धा में भी देखे थे, फ्रिज में रख दिया और दूसरे दिन दूसरी गर्लफ्रेंड ले आई, यहाँ पे ये शादी करने चल पड़ा, इसको फर्क भी नहीं पड़ा कि मैंने लड़की का मर्डर कर दिया, शादी कर ली, निकिता का मर्डर। जी हाँ, वही शादी कर ली इसने। मतलब इसको तनिक भी दुख नहीं था। एक लड़की जिसे आप कहते हैं कि आपने प्यार किया, जिसके साथ आपने जीवन काटने की कसमें खाई, उसको बेवकूफ बनाया, उसको रोज यूज किया, और आपने एक दिन ये तय कर लिया कि इसके साथ नहीं रहना, इसे मार डाला और आपने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। मतलब आपका आपको क्या देख, अपना चेहरा भी आप आईने में नहीं देख सकते, आपको लगता नहीं आप जीवित कैसे हैं, आप सुबह उठते कैसे हैं, अपना खाना कैसे खाते हैं, ये सब कितनी भयावह बातें हैं। लेकिन इनके चेहरों पे शिकन ही नहीं। जैसे श्रद्धा मर्डर केस में देखिए, लड़का एकदम आराम से प्रिजन में जा रहा था, सो रहा था, खा पी रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं। अभी हाल में ही उसने बोला तिहाड़ जेल में मुझे लॉ की किताबें चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसे बच जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो अभी सोच के जाग जाते हैं एकदम से, उनके लिए उठ जाएंगे। लेकिन जो लड़की मरी है उसके बारे में तनिक भी इनको चिंता नहीं है। अब इनको कोई भी डर और खौफ नहीं है। लॉ इतना लच्चर है हमारे देश का, इनको कोई डर खौफ नहीं है कि इनकी कभी भी इनको फांसी होगी, इनको पता है ये छूट जाएंगे। इसीलिए ये केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। आप एक केस को अंजाम नहीं देते, 10 और आ जाते। कोई पेट्रोल डाल के फूक रहा है, कोई मर्डर करके फ्रिज में डाल रहा है, कोई 35 टुकड़े करके बाहर फेंक के आ रहा है जंगल में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। बिल्कुल, जिम्मेदार दोनों ही हैं। केस है पांडव नगर का, मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी, यही दिल्ली का पांडव नगर का केस है, जहां पे उसकी वाइफ ने 22 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, व्हाइट वॉश वगैरह कराया, पेंट सफेदी करवा ली कि बाहर महक ना जाए। अब देखिए सोसाइटी कैसी हो गई है हमारी, उसमें से जो लोग मिसिंग होते हैं कभी हम नहीं देखते कि ये बंदा नहीं दिख रहा, क्या हो गया, कहाँ गया, कोई रिपोर्ट नहीं करता। सब अपनी अपनी चर्चा इसको लेकर बरखा जी बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि समाज से जुड़ा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। समय की मेरे पास कमी है, बहुत माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी। बहुत सेंसिटिव मुद्दे को आप सभी ने बताया, क्योंकि रिश्तों का कत्ल के साथ साथ यहाँ समाज का भी कत्ल हो रहा है। हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या आने वाली जनरेशन को हम सिखा रहे हैं, और आखिरकार जिस प्यार के लिए आप इतनी कस्में खाते हैं, अगर उस प्यार का अंजाम इस तरह से इतनी बर्बरता के साथ होगा तो सोचिए आप
क्या देख रहे हैं और आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। ये आज की हमारी खास पेशकश थी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।